जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, मैं ज्योग्राफी की सीरीज लेके आया हूँ और इस ज्योग्राफी की सीरीज में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो बात बता दूँ, मैं जो नेट की 10 यूनिट होती हैं ज्योग्राफी की, उन सभी का ये एक कंबाइंड है। दूसरी बात, मैं ये जो इम्पोर्टेंट सीरीज करवाऊँगा, अब ये इम्पोर्टेंट कंटेंट की जो सीरीज कराऊंगा, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस सीरीज से कम 40 से 50 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आएंगे। अब क्यों आएंगे उसका कारण बताता हूँ। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैं अब आपको ये कंटेंट कराने वाला हूँ, ये कौन सा कंटेंट है? नेट के पुराने पेपर, IAS PCS बुक और नेट ट्यूटर, इनका वो कंटेंट जिसको मैंने बार बार पढ़ा था लेकिन मेरे को याद नहीं हुआ था। ठीक है ना, मैंने ISPCS बुक को, नेट जेआरएफ की जो ज्योग्राफी के पेपर है प्रीवियस ईयर उनको, और इसके अलावा जो नेट ट्यूटर बुक है अरियंत पब्लिकेशन की, इनको मैंने बहुत सारी बार पढ़ा था, कम से कम 15 से 20 बार पढ़ा था। और उसके बावजूद ये वाला वो कंटेंट था, मेरे को तब भी याद नहीं हुआ था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इनके अलग से नोट्स बनाए और फिर मैंने इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से याद किया, जिसकी बदौलत मेरा इतना शानदार वाला स्कोर हुआ था। ठीक है, तो आप आधा घंटा 1 घंटे की रेगुलर क्लास चलेंगी, टाइम निकाल कर यहाँ पर टाइम दिए अपना, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले पी तरंग, भूकंप 3 तरंगे होती हैं। पी तरंग होती है, एस तरंग होती है और एल तरंग होती है। पी तरंग, पी तरंग क्या करती हैं? आगे पीछे कंपन करती हैं। पी तरंगों, इनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, इनको कॉम्प्रेंशन वेव बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो पी तरंगे होती हैं इनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बोलते हैं, इनको कॉम्प्रेंशन वेव भी बोलते हैं और इनको ध्वनि तरंग भी बोलते हैं। पी तरंगों के अंदर जो कंपन होता है वो आगे पीछे की ओर कंपन होता है। मतलब जैसे पी तरंग इस दिशा में चल रही है तो इसमें इस तरीके से कंपन होता है आगे पीछे। ठीक है ना, तो पी तरंगे होती हैं जो अपनी दिशा में, जिस दिशा में ये चल रही हैं उस दिशा में आगे पीछे की ओर कंपन करती हैं। जबकि जो एस तरंगे होती हैं वो किस तरीके से कंपन करती हैं? जैसे इस दिशा में चल रही हैं एस तरंगे तो ये इस तरीके से कंपन करती हैं। मतलब एस तरंगे ऊपर नीचे कंपन करती हैं, पी तरंगे जिस दिशा में चल रही हैं उसके आगे पीछे की ओर कंपन करती हैं, और जो एल तरंगे होती है वो जिग जैग तरीके से कंपन करती हैं, इस तरीके से जिग जैग तरीके से कंपन करती हैं। ठीक है, तो पी तरंगे आगे पीछे की ओर कंपन करती हैं, एल तरंगे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं या ऊपर नीचे की ओर कंपन करती हैं, एस तरंगे। ठीक है, और एल तरंगे जिग जैग टाइप में कंपन करती हैं। तो पी तरंगे आगे पीछे की ओर, जिस दिशा में चल रही हैं उसके आगे पीछे की ओर कंपन करती हैं, एस तरंगे ऊपर नीचे की ओर कंपन करती हैं और एल तरंगे जिग जैग वे में कंपन करती हैं। सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पी तरंगों का ही अंकन किया जाता है। सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकन किया जाता है पी तरंगों का, उसके बाद एस तरंगों का, फिर एल तरंगों का। पी तरंगों की जो स्पीड होती है वो होती है 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एल तरंग, एस तरंग के बारे में पढ़े। एस तरंग, इनको प्रकाश तरंग बोलते हैं, इनको ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेब भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो एस तरंगों को ट्रांसवर्स वेब भी बोलते हैं, इनको प्रकाश तरंग भी बोलते हैं। इनमें जो कंपन होता है वो ऊपर नीचे की ओर होता है। इनकी स्पीड 4.5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एल तरंगे। देखो, एस तरंग, एल तरंग और पी तरंग, इन तीनों के बारे में बताऊं तो जो एल तरंग होती है ना वो उत्तल मार्ग का अनुसरण करती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मार्ग का अनुसरण करती है, जबकि पी और एस तरंग है जो अवतल मार्ग का अनुसरण करती हैं। ठीक है, तो यहां से आपको 3 बातें याद हो रही हैं। पहली बात, एल तरंग है जो कॉन्वेक्स मार्ग का अनुसरण करती हैं, मतलब उत्तल मार्ग का अनुसरण करती है एल तरंग, और जो एस तरंग और जो पी तरंग होती है वो अवतल मार्ग का अनुसरण करती हैं। ठीक है, रिएक्टर स्केल, देखो रिएक्टर स्केल की खोज 1935 में चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा की गई थी। चार्ल्स रिएक्टर एक विद्वान थे जिन्होंने 1935 में रिएक्टर स्केल की खोज की थी। रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता का अंकन किया जाता है। एक मर्केली स्केल होता है, एक रिएक्टर स्केल होता है। रिएक्टर स्केल के द्वारा क्या होता है? भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। वहीं जो मर्केली स्केल होता है इसके द्वारा भूकंप से जो नुकसान होता है, जो क्षति होती है, तो क्षति का जो मापन किया जाता है वो मर्केली स्केल के द्वारा किया जाता है।
तो दो बातें, रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि मर्केली स्केल के द्वारा भूकंप से जो क्षति हो रही है, भूकंप से जो नुकसान हो रहा है, उसका मापन किया जाता है। ठीक है। रिएक्टर स्केल क्या करता है, चट्टानों से निर्मुक्त होने वाली उष्मा को क्या करता है, उष्मा का मापन करता है। चट्टानों से जो उष्मा निर्मुक्त होती है ना, उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। और चट्टानों से निर्मुक्त होने वाली उष्मा के आधार पर ही भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का पता लगाया जाता है रिएक्टर स्केल के द्वारा। तो रिएक्टर स्केल प्रॉपर वे में क्या काम कर रहा है, चट्टानों से निर्मुक्त होने वाली उष्मा का मापन कर रहा है। ठीक है। रिएक्टर स्केल के ऊपर जो पैमाना होता है वो 0 से लेकर 10 तक होता है। आपको पेपर में ऑप्शन ए मिलेगा 0 से 10 तक, ऑप्शन बी मिलेगा 1 से 9 तक, ऑप्शन सी मिलेगा 0 से 9 तक। तो ध्यान रखना, रिएक्टर स्केल का जो अंकन होता है वो 0 से 10 तक होता है। उसके अलावा दो शब्द होते हैं भूकंप से संबंधित, एक आइसोसिस्मल होता है, एक होमोसिस्मल होता है। आइसोसिस्मल, आइसोसिस्मल 3 बार से आ रहा है, आइसोसिस्मल में 3 बार से आ रहा है। आइसो एक से, सी दूसरा से तीसरा से। तो आइसोसिस्मल में 3 बार से आ रहा है, मतलब ये जो से है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को बता रहा है। और स्पीड किसकी, भूकंपीय तरंगों की। तो भूकंपीय तरंगों की मतलब समान गति से चलने वाली भूकंपीय तरंगों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, आइसोसिस्मल कहते हैं। होमोसिस्मल इसमें 2 बार से है। ठीक है भाई, आइसोसिस्मल में 3 से है, होमोसिस्मल में 2 से है। 2 से देखो, आइसोसिस्मल में 3 से, होमोसिस्मल में 2 से। देखो से एस एस 2 बार है, यहाँ पर एस 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 3 बार है। आइसोसिस्मल में 3 एस है, होमोसिस्मल में 2 एस है। ये 2 से 2 कट जाएगा, एक एक्स्ट्रा एस बच गया किसमें, आइसोसिस्मल में। आइसोसिस्मल का जो एक एक्स्ट्रा एस है वो किसको बता रहा है, स्पीड को बता रहा है। अब मैं समझाता हूं कैसे। आइसोसिस्मल समान गति से या समान तीव्रता से चलने वाली भूकंपीय तरंगों को मिलाने वाली रेखा, समान भूकंपीय तरंगों समान तीव्रता से चलने वाली भूकंपीय तरंगों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोसिस्मल कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है टाइम, एक समान समय पर आने वाले भूकंपों को मिलाने वाली, एक समान समय पर आने वाले भूकंपीय स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, होमोसिस्मल कहते हैं। तो आइसोसिस्मल एक समान तीव्रता से आने वाले एक समान तीव्रता से भूकंप आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, चाहे तरंगों की स्पीड बोल दो और चाहे तीव्रता बोल दो, बात एक ही है। तो एक समान तीव्रता से आने वाले भूकंपीय स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोसिस्मल कहते हैं। एक समान समय में आने वाले भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, होमोसिस्मल कहते हैं। जैसे ये वो स्थान है जहां पर भूकंप आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर 7.5 की तीव्रता का, 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 और यहाँ पर 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया। तो ये क्या है, समान तीव्रता वाले भूकंपीय स्थान है जहाँ पर भूकंप बिल्कुल एक समान तीव्रता का आ रहा है। तो समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल हो गई। अब दूसरी साइड देखो, ये कुछ स्थान है। ठीक है। इसमें से ये ऐसा स्थान है जहां पर 10:01 पर भूकंप आया, यहाँ पर भी 10:01 पर भूकंप आया, यहाँ पर भी 10:01 पर भूकंप आया, और यहाँ पर भी 10:01 पर भूकंप आया। तो एक समान समय में आने वाले भूकंपीय स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, होमोसिस्मल कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब तो आ गई होगी, नहीं आई तो फिर तो भाई कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जेम्स हटन एक स्कॉटिश भूगोलवेत्ता था जिसने चक्रीय पद्धति का प्रतिपादन किया था। चक्रीय पद्धति जेम्स हटन से संबंधित है, जो कि एक स्कॉटिश भूगोलवेत्ता है। पृथ्वी के अंदर 2 प्रकार के अंतर्जात बल होते हैं। एक देखो, पृथ्वी के अंदर एक बाह्य जात, देखो 2 प्रकार के बल होते हैं। एक बाह्य जात बल होता है जो पृथ्वी के धरातल पर काम करता है, जो नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा, हिमानियों के द्वारा, हिमनद के द्वारा, पवनों के द्वारा, तरंगों के द्वारा, इनके द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा होता है अंतर्जात बल, जो पृथ्वी के अंदर काम करते हैं।
तो पृथ्वी के अंदर दो प्रकार के अंतर्जात बल होते हैं, एक होता है पटल विरूपणीय बल और दूसरा होता है आकस्मिक बल। ठीक है ना भाई, जो अंतर्जात बल हैं जो पृथ्वी के अंदर काम कर रहे हैं, उन अंतर्जात बलों को उनकी गति के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक पटल विरूपणीय बल, दूसरा आकस्मिक बल। पटल विरूपणीय बल वो बल होते हैं जो धीरे धीरे काम करते हैं, इनको संपन्न होने में बहुत लंबा टाइम पीरियड लग जाता है क्योंकि ये बिल्कुल धीरे धीरे काम करते हैं। आकस्मिक बल क्या होते हैं, ये बहुत तेजी से काम करते हैं, बिल्कुल अचानक काम हो जाता है। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे जो बल काम करते हैं, जो पटल विरूपणीय बल होते हैं जो धीरे धीरे काम करते हैं, उसमें एक तो आता है महादेश का निर्माण और दूसरा आता है पर्वत का निर्माण। ठीक है, महादेशों का निर्माण हो रहा है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है। पर्वत का निर्माण होता है क्षैतिज संचलन के कारण, महादेश का निर्माण होता है ऊर्ध्वाधर संचलन के कारण। ठीक है, तो महादेशों का निर्माण ऊर्ध्वाधर संचलन के कारण हुआ, जिसकी वजह से पठार, मैदान, महाद्वीप आदि का निर्माण हुआ। पर्वत निर्माणकारी बल, भाई जो पटल विरूपणीय बल हैं उनको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक महादेश निर्माणकारी बल और दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। जो पर्वत निर्माणकारी बल हैं ये क्या है, पर्वत निर्माणकारी बल जिसमें क्षैतिज संचलन होता है, ये है महादेश निर्माणकारी बल जिसमें ऊर्ध्वाधर संचलन होता है। महादेश निर्माणकारी बल जिसमें ऊर्ध्वाधर संचलन होता है उसमें क्या होता है, पठार, मैदान और महाद्वीपों का निर्माण होता है। पर्वत निर्माणकारी बल जिसमें क्षैतिज संचलन होता है, इसमें पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, एक होता है, देखो देखो चार शब्द हैं, एक होता है ऊपरीमुखी जिसको हम निर्गम भी बोल सकते हैं, जिसको हम अपवार्ड बोलते हैं, इंग्लिश में अपवार्ड होता है। एक अधोमुखी होता है जिसको हम निमज्जन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डाउनवार्ड बोलते हैं। तो अपवार्ड बोल दो, ऊपरीमुखी बोल दो या निर्गमन बोल दो, अधोमुखी बोल दो, निमज्जन बोल दो, चाहे डाउनवार्ड बोल दो, बिल्कुल सेम है। ऊपरीमुखी निर्गमन ऊपर उठा हुआ भाग होता है, जैसे इस तरीके की दो कंडीशन बनती हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है, जो ऊपर उठा हुआ ये भाग है, ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, ऊपरी मुखी है, निर्गमन है, या फिर ये क्या है, अपवार्ड है। और जो ये नीचे धसा हुआ भाग है, ये क्या है, नीचे धसा हुआ भाग है, तो ये नीचा धसा हुआ भाग क्या है, अधोमुखी है, निमज्जन है या डाउनवार्ड है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, ऐसे बनाया डायग्राम। अब इसके बीच में से हमने एक लाइन खींच दी। ठीक है, ये क्या है, आधार रेखा है। इस आधार रेखा से ऊपर उठा हुआ भाग क्या होता है, ऊपरी मुखी होता है, जिसको निर्गमन या अपवार्ड बोलते हैं। इस आधार रेखा से नीचे धसे हुए भाग को हम डाउनवार्ड बोलते हैं, अधोमुखी बोलते हैं या निमज्जन बोलते हैं। ठीक है, एपी सेंटर क्या होता है, एपी सेंटर होता है, देखो सबसे पहली बात बताऊं, एपी सेंटर और फोकस ये आप उसमें पढ़ोगे, ज्योग्राफी में आपको पढ़ने का मिलेगा जब आपने जो भूकंप पढ़ा होगा। ठीक है, भूकंप की मैंने पीडीएफ भी दे रखी है, बहुत ही शानदार तरीके से डायग्राम बना बनाकर, जो पेड बैच है वहाँ तो ये सारी चीज़ें दे रखी है मैंने ऑलरेडी। देखो ऊपर ईपी सेंटर होता है, ईपी सेंटर के नीचे फोकस होता है। ध्यान रखना, ईपी सेंटर के जस्ट 90 डिग्री के कोण पर नीचे की ओर क्या होता है, फोकस होता है, या फोकस के जस्ट ऊपर 90 डिग्री के कोण पर क्या होता है, ईपी सेंटर होता है। भूकंपीय तरंगे सबसे पहले कहाँ पर पहुँचती है, फोकस पर पहुँचती है, फोकस के बाद कहाँ पर, ईपी सेंटर पर पहुँचती है। ठीक है, भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस कहाँ पर होती हैं, ईपी सेंटर पर होती हैं। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, भूकंपीय तरंगे सबसे पहले कहाँ से पूछी, भाई यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर ईपी सेंटर है, ईपी सेंटर बिल्कुल धरातल पर होता है, फोकस धरातल के नीचे होता है। यहाँ से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हुई, फोकस पर पहुँची, तो सबसे पहले कहाँ पर पहुँचेंगी, फोकस पर, लेकिन यहाँ पर हमें महसूस नहीं होती। फिर ये ऊपर की ओर बढ़ी और ईपी सेंटर पर आ गई, जहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर ये हमें सबसे पहले महसूस होती हैं। तो भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस होती हैं ईपी सेंटर पर, सबसे पहले पहुँचती है फोकस पर। एक्टिव वैल्केनो, कुछ एक्टिव वैल्केनो के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एंटेना है, स्ट्रोम्बोली है, ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं, इटली के सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, जो स्ट्रोम्बोली है वो इटली के सिसिली द्वीप में है, और जो एटना है वो इटली के लिपारी द्वीप में है। ठीक है ना, तो दो सक्रिय ज्वालामुखी, एक एटना है, दूसरा स्ट्रोम्बोली है। स्ट्रोम्बोली है जो सिसिली द्वीप में, एटना है जो लिपारी द्वीप में है। ठीक है, जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है, ये प्रत्येक 15 मिनट के बाद पर फूटता है, या प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर फूटता है ये। उसके बाद हम बात करें
ज्वालामुखी की तीव्रता के आधार पर कि कौन सा ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना डिपेंड करता है उसके लावा में उपस्थित सिलिका की मात्रा पर, कि जो लावा है, लावा में सिलिका की मात्रा कितनी अवेलेबल है। जितनी ज़्यादा सिलिका की मात्रा होगी वो ज्वालामुखी उतना ही ज़्यादा विस्फोटक होगा, जितनी कम सिलिका की मात्रा होगी वो ज्वालामुखी उतना ही कम विस्फोटक होगा। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोटक है या नहीं है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पर कर रहा है, उसमें उपस्थित सिलिका की मात्रा पर। तो सबसे ज़्यादा सिलिका की मात्रा होती है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी में, उससे कम होती है वोल्केनो में, इससे कम होती है स्ट्रोम्बोली में, और सबसे कम होती है हवाई तुल्य ज्वालामुखी में। ठीक है, उसके बाद अलावा ज्वालामुखी से संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे स्कोरिया, लावा के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब लावा बहुत विस्फोट के साथ बाहर निकलता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। लावा के क्या हो जाते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको हम स्कोरिया कहते हैं। लावा को जो झाग होता है उसको हम प्यूमिस कहते हैं। हवाई द्वीप पर सबसे ज़्यादा हमें सिंडर शंकु देखने को मिलते हैं। और देखो ये चीज़ें भी हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बैथोलिथ के बारे में बताऊं। बैथोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ होता है, फैकोलिथ होता है, बैथोलिथ होता है, लैकोलिथ होता है, और एक होता है क्या, सिल होता है, और डाइक होता है। ठीक है, अब इन सभी के बारे में बताता हूं मैं। बैथोलिथ क्या होता है, लैकोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ क्या होता है, लोपोलिथ क्या होता है, और सबसे पहले हम बात करते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है, सागरों के अंदर बहुत ही अधिक गहराई पर देखने को मिलता है। सॉरी, सागरों के अंदर क्या, पृथ्वी के अंदर हमें बहुत ही गहराई पर देखने को मिलता है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है, एक गुंबद के आकार की संरचना बनती है। जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है, जैसे ये पृथ्वी का अंदर है, यहाँ से अंदर से पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी निकला और ये यहीं पर फैल गया। ठीक है, तो जब लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में बिल्कुल अत्यंत गहराई पर ही क्या हो जाता है, फैल जाता है, और एक गुंबद नुमा आकृति का निर्माण कर लेता है, एक गुंबद नुमा संरचना बना लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। तो बैथोलिथ हमें पृथ्वी के बहुत अधिक गहराई पर देखने को मिलता है। ये एक गुंबद नुमा संरचना में होता है। इसमें ग्रेनाइट की मात्रा सबसे अधिक होता है। इसका जो ऊपरी भाग होता है वो सपाट होता है, लेकिन इसके जो किनारे वाले भाग हैं वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और तीव्र ढाल वाले होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई किसकी, बैथोलिथ की। इस पर हमें अनाच्छादन द्वारा भूपटल होता है। ठीक है, अनाच्छादन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है, ये अंतर्वेदी चट्टानों में पाया जाता है। लैकोलिथ अंतर्वेदी चट्टानों में पाया जाता है कि जब बैथोलिथ जैसी संरचना का निर्माण परतदार चट्टानों के बीच में हो जाता है। जैसे पृथ्वी के अंदर ये परतदार चट्टानें हैं, और इन परतदार चट्टानों के बीच में जब एक गुंबद नुमा आकार में लावा जम जाता है। ठीक है ना, कि जब पृथ्वी के अंदर परतदार चट्टानों के बीच में लावा गुंबद नुमा आकार में जम जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं। उसके बाद आता है फैकोलिथ। फैकोलिथ में क्या होता है, फैकोलिथ में क्या होता है प्यारे साथियों, इसमें इस तरीके से, मतलब फैकोलिथ में क्या होता है, फैकोलिथ में क्या होता है, अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों सिचुएशन बन जाती है, मतलब ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों सिचुएशन बन जाती है फैकोलिथ में। तो फैकोलिथ में क्या होता है कि जब लावा लहरनुमा आकार में जमा हो जाता है। देखो भाई, लहरनुमा आकार में जम रहा है लावा, कि जब लावा लहरनुमा आकार में जम जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लोपोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लोपोलिथ कहते हैं। कि जब लावा, सॉरी लोपोलिथ, फैकोलिथ कहते हैं, फैकोलिथ, फैकोलिथ। ठीक है, फैकोलिथ कहते हैं इसको, फैकोलिथ कहते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि देखो हम रस्सी को फेंकेंगे, जहां से आपने रस्सी को पकड़ा और रस्सी को आपने इस तरीके से फेंका, झटका दिया, तो जब हम रस्सी को पकड़ के झटका देंगे तो कुछ इस तरीके से हमें उसमें आकृति बनती हुई दिखाई देंगे। तो ध्यान रखना कि जब लावा एक लहरनुमा आकार में जम जाता है, जिसमें अपवार्ड और डाउनवार्ड ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों भाग बन जाते हैं, तो उस लावा के जमाव को हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं।
क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। लोपोलिथ में क्या होता है, लावा एक तस्तरी नुमा आकार में जम जाता है। जब लावा एक तस्तरी नुमा आकार में जम जाता है तो उसको हम लोपोलिथ कहते हैं। मतलब उसका जो बीच का सेंटर वाला भाग होता है वो क्या होता है, नीचे धंसा हुआ होता है, जबकि किनारे वाले भाग क्या होते हैं, ऊपर उठे होते हैं। कि जब लावा का जमाव कुछ इस तरीके से हो जाए कि केंद्र वाला भाग नीचे धंसा हुआ हो जबकि उसके किनारे वाले भाग ऊपर उठे हुए हो, तो इस प्रकार की आकृति एक तस्तरी नुमा आकृति होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोपोलिथ कहते हैं। जब लावा का जमाव लहरनुमा आकार में हो जाता है जिसमें अपवार्ड डाउनवार्ड दोनों स्थितियां बन जाती है तो उसको हम फैकोलिथ कहते हैं। जब लावा का जमाव क्षैतिज रूप में होता है तो उसको हम सिल कहते हैं। भाई मशीन सिलाई कैसे करती है, इस तरीके से करती है, ऐसे करती है ना मशीन सिलाई। भाई कपड़ा आप मशीन के सुई के नीचे लगाते हो और फिर मशीन इस तरीके से सिलाई करती है। तो सिल में क्या होता है कि जब लावा का जमाव क्षैतिज रूप में होता है तो उसको हम सिल कहते हैं, और जब लावा का जमाव ऊर्ध्वाधर खड़े रूप में होता है, लंबवत रूप में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। समझ में आ गई ये बातें, आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है। अब हम भूकंप जोन के बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिफिक मेखला, जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। देखो भूकंप की सबसे बड़ी मेखला होती है परिप्रशांत मेखला, जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैली हुई है। यहाँ पर विश्व के 2/3 भूकंप आते हैं। पूरी दुनिया के 2/3 भूकंप कहाँ पर आते हैं, रिंग ऑफ फायर में आते हैं, परिप्रशांत मेखला में आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में। मध्य महाद्वीपीय पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। ठीक है, तो भाई 2/3 भाग भी निकाल लो परसेंट में, 2/3 कितना आएगा, 66%। तो ध्यान रखना विश्व के 66% भूकंप आते हैं रिंग ऑफ फायर परिप्रशांत मेखला में, विश्व के 21% भूकंप आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में, और तीसरी सर्वाधिक भूकंपों वाली पेटी है मध्य अटलांटिक पेटी। तो सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं परिप्रशांत मेखला में, दूसरे नंबर पर आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरे नंबर पर आता है मध्य अटलांटिक पेटी। ठीक है, उसके बाद आती है टाबा लेक। टाबा लेक एक क्रेटर लेक है जो कि उत्तरी सुमात्रा में है। उसके बाद आता है लोनार, एक क्रेटर झील है जो कि महाराष्ट्र में है। लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र में है। टाबा झील है जो एक क्रेटर झील है जो कि सुमात्रा में है। तो 2 क्रेटर झील, एक टाबा जो कि उत्तरी सुमात्रा में है, दूसरी क्रेटर झील लोनार है जो कि महाराष्ट्र में है। मृत ज्वालामुखी, जिसको एक्सलिन कैट बोलते हैं, एक्सलिन कैट वोल्केनो, मृत ज्वालामुखी, जैसे म्यांमार का पोपा है, अफ्रीका का किलिमंजारो है। ये क्या है, मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं जिनके भविष्य में भी विस्फोट होने की संभावना बिल्कुल 0% होती है। मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनके उद्गार की भविष्य में भी संभावना 0% है, जिनका ये कंफर्म नहीं है कि कभी दोबारा से फूटेंगे। ऐसे ज्वालामुखी जिनके विस्फोट की भविष्य में संभावना बिल्कुल 0% है, कोई चांस नहीं है कि दोबारा कभी फूटेंगे, ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहते हैं, जिनमें 2 हैं, एक अफ्रीका का किलिमंजारो है, दूसरा म्यांमार का पोपा है। उसके बाद होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों में विस्फोट की संभावना होती है कि ये ज्वालामुखी कभी भी विस्फोट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इटली का विसुवियस। ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखियों को। जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं उनको डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं, जिनके विस्फोट होने की पूरी संभावना होती है, वो कभी भी विस्फोट हो सकते हैं, जैसे इटली का विसुवियस है। ठीक है, इसके अलावा विसुवियस नेपलस इटली का है जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कराकाटोआ इंडोनेशिया का है जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान का जो कि एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो ध्यान रखना, इटली, नेपलस का विसुवियस, कराकाटोआ इंडोनेशिया का है, फ्यूजियामा जापान का है। फ्यूजियामा जापान का है, कराकाटोआ इंडोनेशिया का है, विसुवियस नेपलस इटली का है। इटली के एक नेपलस द्वीप में कौन सा है, विसुवियस है। ये तीनों की तीनों प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। उसके बाद हम बात करें देवबंद, ईरान में है, कोय सुल्तान ईरान में है। ईरान में 2 ज्वालामुखी, एक देवबंद दूसरा कोय सुल्तान, दोनों शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। माउंट एलबुर्ज जो कि जॉर्जिया में, ये भी एक साइलेंट वोल्केनो है, शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, ये भी एक साइलेंट शांत ज्वालामुखी है। और माउंट कीनिया जो कि
कीनिया में ये भी एक साइलेंट शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अधिवलन। तो इनको मैं कल पढ़ाऊंगा एक बड़ी महामैराथन लाकर। तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओ कि इस तरीके से हमें बिल्कुल आगे से पढ़ाऊँ मैं इनको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की जो हमारी क्लास है वो आपको इंटरेस्टेड लगी या नहीं लगी, मैंने आपको कुछ नई जानकारी दी या नहीं दी, ये सारी चीज़ें बताना, क्योंकि आप जब फीडबैक दोगे तो ही मैं अपने आप में सुधार कर पाऊंगा। फिलहाल मैं अपना 100% दे रहा हूं, लेकिन इसमें मैं बेस्ट कब दूंगा, जब आप मेरे को अपना रेस्पॉन्स दोगे। आप व्हाट्सएप पर भी दे सकते हो, आप कमेंट सेशन में कमेंट करके भी दे सकते हो, बिल्कुल रियल वाला देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।